नमस्कार। 2023 का घमासान शुरू हो चुका है और छत्तीसगढ़ में 2023 में किसकी सरकार बनेगी इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हाँ, एग्जिट पोल टीवी पर आने शुरू हो चुके हैं और सारे टीवी चैनल ये बताने शुरू हो चुके हैं कि कौन सी सरकार बन रही है। कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है या फिर बीजेपी वापसी कर रही है या फिर और अन्य कोई दल जो हैं जैसे कि आम आदमी पार्टी या जनता कांग्रेस वो कुछ काम करती है, वो कुछ सीटें लाती हैं। आइए, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर भूपेन साहू जी। सर, हमारे रायपुर टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सीधी सपाट सर एक सवाल कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है। आज 30 तारीख हो चुकी है, एग्जिट पोल आने शुरू हो चुके हैं, आपका क्या मानना है? कांग्रेस ऊपर है, बाकी टक्कर 50-50 है। अच्छा। क्योंकि सर्वे भी यही बता रहे हैं कि कांग्रेस 45-50 के आसपास और बीजेपी 40 के आसपास। लेकिन कुछ सीटों पर जो बहुत कम मार्जिन होता है, ऐसी सीटों का आकलन लगा पाना सर्वे में संभव नहीं है। जहां मार्जिन 10,000 5,000 से कम होते हैं, ऐसी सीटें अचानक सी वो स्विंग कर जाता है तो वो समझ के बाहर होता है। तो एक अनुमानित जो सर्वे हो सकता है वो 40 वाला 45 पहुंच जाए, या हो सकता है वो 50 बोल रहे वो 45 में आ जाए। इस कंडीशंस में अगर मान लो बीएसपी, जोगी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी 4-5 सीटें भी लाती है तो थोड़ी स्थिति छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। मतलब जो पहले दिख रही थी कंडीशन 2 महीना पहले, 1 महीना पहले कांग्रेस एकदम लीडिंग तरीके से 60, 65, 70, फिर भूपेश बघेल ने खुद का 75 पार का नारा दिया, तो वो आते आते चुनाव के मतदान के 1 हफ्ता तक बीजेपी ने अच्छा कवरिंग किया। इस बात को ऐसा देखा जा रहा है। 3-4 महीने तक कांग्रेस एक तरफा थी यहाँ। उसके बाद विशेषकर जो घोटालों की बाढ़ टाइप की आई और बीजेपी ये बताने में कहीं ना कहीं सफल रहा कि घोटाले तो हुए हैं। जिस सरकार के 3 आईएएस जेल में हैं, समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, रानू साहू, इतना इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। फिर रायपुर के महापौर के भाई साहब हो, चाहे कुछ कांग्रेसी लीडर्स हो जिसके घर में लगातार छापे पड़े, और उसमें जो उससे भी जब महत्वपूर्ण जो घटना हुआ पीएससी को लेके, उसने सरकार की काफ़ी चीछा लेदर किया है। और कहीं ना कहीं जो नए मतदाता है, जो यूथ है, वो थोड़ा सा कांग्रेस से दूर हो सकता है। तो इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कांग्रेस जो 75+ की बात कह रही थी, याद रखेंगे इसी में जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कभी 75+ को नहीं दोहराया। वो हमेशा बोला कि हम सरकार बना रहे हैं, बहुमत से बनाएंगे। और उन्होंने एक बात और कहा था कि हर खिलाड़ी हर मैच में शतक नहीं मार सकता। तो 75+ तो एक बोलने के लिए है, और हर राजनीतिक दल ऐसा बोलता है। कोई नहीं बोलता कि हम हार रहे हैं, हर राजनीतिक दल अपने आप को बताता है कि हम सत्ता प्राप्त करने जा रहे हैं। आपने टीएस बाबा की बात की और टीएस बाबा ने दोहराया कि मैं अब आइंदा चुनाव नहीं लड़ूंगा, और कहीं ना कहीं ये भी बात दोहराई कि सीएम पद के वो दावेदार हैं। और राजनीतिक हलकों में ये अटकलें भी पूरी तरह से लगाई जा रही है कि अगर 2, 4, 5 भी इधर से उधर हुआ तो खेला हो सकता है। तो इस पे आपका क्या कहना है, या कांग्रेस अपने विधायकों को साध रही है? देखिए, 2018 का जो चुनाव था उसमें 3 बड़े नेता आए छत्तीसगढ़ में, जिसमें तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेश बघेल साहब जो सीएम बने। एकमात्र कांग्रेस की सिटिंग एमपी थे ताम्रध्वज साहू जी, उन्होंने चुनाव लड़वाया, और एक टीएस बाबा थे। और यही कारण था कि सरगुजा के लोगों को लगा कि टीएस बाबा जो है भावी मुख्यमंत्री हैं, और पूरा सरगुजा एक तरफा कांग्रेस ने जीत के लाया। परिस्थितियां जो भी रही कि भूपेश बघेल साहब सीएम बने, उसके बाद लगातार वहाँ अंतरकला देखने को मिला। क्या होता है, जब आप सत्ता में रहते हो तो आप अपने विरोधियों को या इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, कला है, उसको आप दबा सकते हो। आपके बहुत सारे साधन होते हैं। तो ये अंतरकला कहीं ना कहीं आंतरिक गुटबाजी को भी लेके देखा जा सकता है। जिस प्रकार से लगातार बृहस्पति सिंह जी ने टीएस बाबा पे आरोप लगाया कि उनको हत्या कराना चाहते हैं, जिसको लेके उन्होंने विधानसभा का बहिर्गमन किया। मैं समझता हूँ कि 20 साल के
छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में ये पहला अध्याय है कि उसी सरकार का मंत्री सदन का बहिर्गमन कर रहा है कि इस आरोप की जांच कराई जाए, तब मैं सदन में प्रवेश करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है अगर इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। अब रही बात, ये मेरा अंतिम चुनाव है, मुझे ऐसा लगता है बाबा साहब का ये थोड़ा सा इमोशनल कार्ड है कि ऐसा बोला जाए और एक सेंट्रल तक मैसेज जाए कि हो सकता है कि 23 के चुनाव परिणाम के बाद उनके लिए संभावना बनी रहे, एक मौका उनको भी मिले, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, अभी पिछले 8-10 दिनों से जो पूरा राजनीतिक घटना चक्र देखें तो सीएम बघेल के खिलाफ जिस तरह से बीजेपी, फिर जोगी कांग्रेस, फिर अमित जोगी, सब लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत की, तो क्या मुख्यमंत्री की घेराबंदी हो रही है या चुनाव के परिणाम जो होते हैं वो अलग, चुनाव के बाद भी ऐसा कोई दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, चुनाव के बाद जो चीज़ें हो रही है वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो रही है। चुनाव के पहले तक जो चीज़ें हुई कि लगातार कांग्रेस के नेताओं के घर छापे पड़े, कुछ अरेस्ट भी हुए, अधिकारी अरेस्ट हुए, तो निश्चित रूप से ये एक दबाव की राजनीति होती है और इससे जो आम कार्यकर्ता है उनका कहीं ना कहीं मनोबल प्रभावित होता है कि भाई आपके लीडर के अगर छापे पड़े हैं या वो जेल चला गया तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत तो आती है। तो एक है कि भाई कैसे भी करके सरकार अगर सत्ता परिवर्तन करना है तो आपको ये सब चीज़ें तो करनी पड़ेगी। अगर आप सरकार का विरोध नहीं करोगे तो जनता आप पर भरोसा क्यों करेगी? भाई सत्ता परिवर्तन विपक्ष को जनता मतदाता मौका कब देगी? जब वो ये बताने में सामर्थ्य हो जाता है कि ये सरकार अच्छी नहीं है, इससे अच्छी सरकार हम दे सकते हैं। जैसे 2008 में कांग्रेस के साथ हुआ कि कांग्रेस ये बताने में सफल रही कि ये सरकार फेल है, ये सरकार अच्छी नहीं है, भ्रष्टाचारी है, हम इससे बेहतर सरकार देंगे। वही प्रयास जो है भाजपा या अन्य दल यहाँ कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें भी थोड़ी दिक्कत ये आएगी कि जिस प्रकार से पूरे देश के लिए INDI गठबंधन बना और उसके बाद राज्यों में ये आपस में ही लड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अंतर्द्वंद है कि आप एक तरफ केंद्र स्तर पे आप सहयोग कर रहे हो, एक दूसरे को समर्थन कर रहे हो, और राज्यों में आके जैसे आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में घूम घूम के ये बताने का प्रयास कर रही है कि ये सरकार भ्रष्ट है, ये सरकार को हमें हटाना है। तो 6 महीने बाद किस मुंह से आप बोलोगे कि इससे हम इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और अब केंद्र में हमें सरकार बनानी है, हमारे गठबंधन को वोट दो? ये अंतर्द्वंद तो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ। अभी जो दिख रहा है कांटे की जो टक्कर दिख रही है, तो 15 से 20 सीट जो थी, मतलब ऐसी सीट थी जहां पर बहुत कम मार्जिन या फिर त्रिशंकु जैसी स्थिति थी। खासकर मुझे ध्यान आ रहा है तो मैं चाहूँगा हमारे रायपुर की जो उत्तर विधानसभा की जो सीट है, कुलदीप जुनेजा और पुरंदर मिश्रा जी के बीच में थी, लेकिन अजीत कुकरेजा ने वहाँ पर, चूँकि मैं भी उत्तर में घूमा तो खेला बिगाड़ा है। साझा की बात करें तो वहाँ पर कद्दावर नेता रविंद्र चौबे के मुकाबले उन्होंने ईश्वर साहू को दिया, जो कि वो जो बीच में एक मामला जो हुआ था, घटना हुई थी, उसमें ईश्वर साहू का बेटा जो मृत पाया गया था। तो भाजपा ने ऐसे कार्ड भी खेले हैं, खुद अमित शाह भी साझा गए थे। तो क्या बड़े जो कद्दावर नेता की भी सीट कुछ फंस रही है? क्या आपका क्या आकलन है, कहाँ पे चीज़ें फंस रही है? बिल्कुल फंस रही है। अगर आप छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक देखें राजनीति में तो यहाँ नेता प्रतिपक्ष चुनाव हारे हैं, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हारे हैं, स्पीकर तक चुनाव हारे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और रविंद्र चौबे जो है 18 के पहले वाले चुनाव में हारे हुए थे वो। तो ऐसा कोई, जो भूपेश बघेल आज CM बने हैं वो 2008 के चुनाव में विजय बघेल से हार चुके हैं। तो राजनीति में हमेशा जीत हो ये तो कोई मतलब कंफर्म नहीं होता। सत्ता है, आती है जाती है, और ऐसी सीट छत्तीसगढ़ में कोई एक तरफा सीट नहीं है। देखा जाए, एक जो वरिष्ठ विधायक है कांग्रेस के राम पुकार सिंह जो लगातार 8 बार चुने गए, या रायपुर दक्षिण से बृजमोहन जी जो 7वें बार लड़ रहे हैं, तो कुछ अपवाद हो सकते हैं। नहीं तो सामान्यतः जनता जो 2-3 चुनाव के बाद जो है ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको हार का सामना करना पड़ सकता है और कोई नया चेहरा। साझा की आप जो बात किए तो ईश्वर साहू को टिकट देना बीजेपी ने एक प्रतीकात्मक है। वो शायद हार भी जाएंगे तो ये पूरे प्रदेश में एक मैसेज देने का काम किया। जो वहाँ एक धार्मिक चीज़ें जो हुई, उन्माद हुआ, जो भी वह ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास है उसको उन्होंने भुनाने का काम तो किया है। क्योंकि ईश्वर साहू का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड तो है ही नहीं, लेकिन उन्होंने उस मुद्दे को जीवित रखने के लिए शायद उन्होंने उसको टिकट देके एक हवा जो है, वही चीज़ें कवर्धा में हुई है।
तो थोड़ा सा उसका फ़ायदा मिल सकता है अभी के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से माहौल है। आपने बृजमोहन जी की बातचीत की, चलिए आप थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं हम दक्षिण विधानसभा को लेकर। महंत जी ने ऐसा लगा इस बार बृजमोहन जी को परेशान किया, जैसा बृजमोहन जी की हम छवि देखते हैं, है ना, दबंग नेता है, एक कुशल रणनीतिकार है, लेकिन इस बार वो थोड़ा सा असहज दिखे। क्या कारण रहा है इसके पीछे? इसके पीछे एक कारण तो है कि उनका लास्ट चुनाव में मार्जिन कम था। दूसरा, महंत साहब इस क्षेत्र के लिए चेहरा तो नए नहीं है, सभी जानते हैं, मठ से जुड़े हुए, उनके प्रति आदर सम्मान है लोगों के मन में, लेकिन राजनीतिक रूप से उनके खिलाफ कोई मतलब ना लोगों में गिला शिकवे शिकायत है ना कोई आरोप एकदम सिंपल छवि है, ठीक है, एकदम बढ़िया छवि। कुछ नहीं है। अब लेकिन यहाँ मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस थोड़ा डिले कर दी। कांग्रेस ने उनको एकदम लास्ट टाइम में मौका दिया, और मैं थोड़ा जब आंतरिक रूप से इस पर मैंने कुछ अध्ययन किया था तो मुझे ऐसा पता चला है कि जो संभावित उम्मीदवार थे, जो पुराने प्रत्याशी जो हारे हुए थे, उनके कार्यकर्ता, ऐसा मुझे लगा कि वो घर बैठ गए। हाँ, बिल्कुल मैं भी घूमा महंत जी के साथ, बृजमोहन जी के साथ, तो जो पूर्व प्रत्याशी थे या जिनको होना चाहिए था, जो दक्षिण की दावेदार थे, वो पूरी टीम एक साथ नहीं आई। एजाज ढेबर दिखे, प्रमोद दुबे दिखे, बाकी टीमें नहीं आई। मैंने पता ना, जो यहाँ तक मैंने तो यहाँ तक सुना कि जो इनका जो वार्ड स्तर पे जो लोग थे उनको नया चेहरा लाया गया कि एक प्रकार से इनको हटाओ, अब इनको नया बताओ। तो आप 15 दिन 20 दिन पहले नए चेहरे को लीड करने दोगे तो शायद वो आपके लिए अच्छे से काम मेहनत नहीं कर पाएगा, उसको उतना मौका नहीं मिलता। इन्होंने एक चीज़ें हुई, अगर 3-4 महीने एक थोड़ी सी पहले सुगबुगाहट होती कि हाँ भाई ऐसा करने जा रहे हैं, तो उनको कम से कम एक अच्छा समय मिलता तैयारी करने का। यही गलती इन्होंने राजनांदगांव में भी किया है। राजनांदगांव में भी गिरीश देवांगन जी को जो उन्होंने खड़ा किया, मुझे लगता है कि वो सही निर्णय नहीं था। और ये दोनों सीटें जो हैं, मैं 88 छोड़ देता हूँ, बीजेपी की 2 सीटें तो बीजेपी जीत रही, इतना मैं कह सकता हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज काफ़ी शानदार रहा, तो ये क्या संकेत दे रहा है? महिलाएं क्या देखकर वोट की हैं? महिलाओं का वोटिंग परसेंट शानदार रहा, इसका एक कारण ये है कि छत्तीसगढ़ में ये खुशी की बात है ऐतिहासिक रूप से कि इस साल के चुनाव में महिला मतदाता ज़्यादा हैं पुरुषों की अपेक्षा। और ऐसे भी जो कामकाजी महिलाएं हैं वो ज़्यादातर इन सब चीज़ों में अब इनका रुझान बढ़ गया है। जो छोटे छोटे स्कीम होते हैं उनका वो लोग लाभ उठाना चाहते हैं, चाहे वो महिलाओं को जो सहायता राशि दी जा रही है, बीजेपी ने घोषणा किया 12,000, कांग्रेस ने 15,000, सिलेंडर और बहुत सारी स्कीम जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करता है। तो महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ना स्वाभाविक था। क्या कांग्रेस का बीजेपी ने महतारी योजना लाया, कांग्रेस क्या लेट कर दी योजना लाने में, क्योंकि दिवाली के समय लाई गृहलक्ष्मी योजना, लोगों को बता नहीं पाई, ये एक फैक्टर है क्या? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ के चुनाव को आप पिछले 2-3 महीने देखे तो ये कहावत है, डाल डाल में पात पात वाली कहावत चली। भाई, कांग्रेस ने महिलाओं को जो 15,000 की घोषणा की वो उनके मैनिफेस्टो में नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं जब बीजेपी ने घोषणा किया और उसके बाद उन्होंने एक ऑनलाइन फॉर्म भराना चालू किया या उनके कार्यकर्ता घर घर घूमने लगे, तो उसका थोड़ा प्रभाव तो पड़ा, और इसलिए आनन फानन में कांग्रेस को ये घोषणा करना पड़ा। ये इनकी पहले से तैयारी नहीं थी, और कहीं ना कहीं ये योजना को है उनको इफेक्ट करेगा। इसी तरीके से धान खरीदी पर भी पहले ही रविंद्र चौबे जी ने घोषणा किया था कि हम 3,000 में लेंगे, हमारी सरकार आएगी तो, लेकिन उसके बाद जब बीजेपी ने 31 कहा तो आपने 32 कहा। तो ये जब आप सरकार में हैं तो इस तरीके से नहीं हो सकता। अभी आप अगर 31 ही बोलते, आपने 3 बोला था, तो अगर आपको लगता है कि आपकी सरकार ने अच्छा काम किया तो आपको 32 बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे हिसाब से ऐसा है। इसका थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ़ायदा मिल पाएगा। ये किसानों को जो कर्ज माफ़ी वाला था जो मुद्दा, वो कांग्रेस के फेवर में जाएगा? हाँ, वो तो जाएगा ही जाएगा। लास्ट टाइम भी गया था कर्ज माफ़ी वाला मुद्दा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस निर्णय से जो कामकाजी वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, वो थोड़ा सा असहमत हो जाता है। जो टैक्स पेयर है उनका लगता है कि भाई हमारे टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, और कर्ज माफ़ी किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप अगर किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसका दूसरे तरीके से बेनिफिट दीजिए ना भाई। कोई किसान 1 लाख कर्जा लिया, आपकी सरकार आई, उसने माफ़ कर दिया, तो
किसान को उसका वैल्यू समझ में नहीं आता और उसको एक ही बार फ़ायदा मिला। आप उसको लगातार अगर आप उसको किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है तो आप उसके समर्थन मूल्य बढ़ाइए, उनको खेती में जो सुविधाएं मिल रही है उसको आप अच्छा करिए, जो खादों की कीमतों में वृद्धि है उसको आप ब्रेक के लिए आप खाद फ्री में दीजिए। इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। कर्ज माफ़ी करना मेरे हिसाब से ये सही निर्णय नहीं होना चाहिए। एक लास्ट सवाल जो एग्जिट पोल में अभी दिखा रहे हैं, क्या लगता है कि 2 दिन बाद 3 दिसंबर को भी वही एग्जिट पोल या उसके आसपास, या फिर हो सकता है कांग्रेस 60 प्लस चली जाए, बीजेपी 30-35 तक सिमट जाए, या फिर यही 46, 45, 41, 42 कांटे वाला मामला रहेगा? मैं इस चुनाव को हमेशा 2003 के एंगल से देखा हूँ। 2003 में कांग्रेस इतनी ही मजबूत थी और बीजेपी इतनी ही कमज़ोर थी। तो खासकर जहाँ संख्या कम होता है, विधानसभा सीटें कम होती, उन राज्यों में एकदम से एग्जिट पोल को एक्सेप्ट कर पाना आसान नहीं होता। बड़े राज्यों में बड़ा आसान होता है। जो छोटे राज्य हैं जहाँ 80, 90, 70 सीटें, वहाँ कई बार पोल जो है अच्छे से बता पाने में सफल नहीं हो पाता, उनको थोड़ी असुविधा होती है। जैसे आप 2003 में मैं खुद मानता था कि योगी जी रिपीट हो रहे हैं, पर योगी जी नहीं आ पाए, जबकि हर तरीके से उनके फेवर में चीज़ें थी और बीजेपी बहुत टूटी हुई थी, कमज़ोर थी, और वो इतनी ही कमज़ोर और टूटी हुई आज बीजेपी छत्तीसगढ़ में संघर्ष कर रही है। तो हो सकता है कि वो पोल जो है या पोल के आसपास हमें फाइनल रिजल्ट देखने को मिले। चूँकि छोटा स्टेट है, सीटें, नंबर ऑफ सीटें कम हैं, तो हो सकता है वो अगर थोड़ा सा भी 4-5 ऊपर नीचे हुआ, भाई एग्जिट पोल अगर बीजेपी को मैक्सिमम 40 सीटें दे रही है, अगर वो 45 ले लिया तब क्या करेंगे आप? इनको 50 प्लस दे रहा है, 5 कम हो गया। मैं बोला ना भाई, जो 1000, कई सीटें ऐसी होती है जहाँ 1000 से भी कम मार्जिन में चुनाव जीते जाते हैं, तो ऐसे सीटों का एग्जिट आकलन निकाल पाना बड़ा कठिन होता है सर्वे में। तो हो सकता है कि कुछ नया देखने को मिले, या हो सकता है कांग्रेस जो सरकार बना भी सकती है। जो इतना क्लोज जा रहा है, ये जो अभी आंकड़ा जो जा रहा है, तो क्या परिणाम आए तक त्रिशंकु जैसी स्थिति बन सकती है? जनता कांग्रेस या आम आदमी पार्टी 1-2 या बसपा ये कुछ काम कर सकते हैं, या फिर जैसा और देश में हो रहा है कुछ विधायकों की खरीद फरोख्त, ऐसा कुछ मामला हो सकता है? कांग्रेस क्या डर रही है, वो अपने विधायकों को के लिए बुक कर रही है प्लेन वगैरह? देखिए, मैं तो चाहूँगा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए कम से कम त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति छत्तीसगढ़ में ना बने। अगर आरोप प्रत्यारोप के बीच भी हम देखें कि आज पिछले 20 साल में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ ने गति प्रदान की, उसका कहीं ना कहीं एक कारण है कि यहाँ हमेशा मेजोरिटी की सरकार रही है। मेजोरिटी की सरकार हमेशा अच्छे निर्णय ले पाती है, स्ट्रांग निर्णय ले पाती है, वर्क कर पाती है। आप 2-3 स्टेट बने 2000 में, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, अगर इन तीनों में तुलना करें तो छत्तीसगढ़ बहुत आगे जा चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है वो है आपकी स्पष्ट मेजोरिटी की सरकार। तो मैं तो हमेशा चाहूँगा कि मेजोरिटी की सरकार आए। पिछले बार भी देखिए कांग्रेस को 68 सीटें मिली, बीजेपी को मिली, और 5 सीटें जोगी कांग्रेस लेके आया, 2 सीटें बीएसपी को मिला, लेकिन बहुमत तो कांग्रेस के पास थी। ऐसी स्थिति होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और क्योंकि अगर त्रिशंकु बनता है तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी, फिर वही आरोप प्रत्यारोप, हॉर्स ट्रेडिंग जो चलता है, विधायकों की खरीद फरोख्त, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी तैयारी की है कि हम चार्टर प्लेन से विधायकों को भेजेंगे या तत्काल विधायक अपना सर्टिफिकेट लेके रायपुर पहुँचे, तो मुझे लग रहा है कि अंदर से थोड़ी हिली हुई तो है। और जिस प्रकार से चुनाव के बाद कांग्रेस भवन में लगातार बैठकों का दौर चला और प्रत्याशियों ने जो सहयोग नहीं किया, जिन्होंने प्रत्याशी के खिलाफ काम किया, उनकी शिकायतें लेके पहुंची है, तो मुझे लग रहा है कि अंतर्द्वंद बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और इस परिस्थिति में कांग्रेस को शायद नुकसान होगा, फायदा तो नहीं होगा। ये हैं डॉक्टर भूपेन्द्र साहू, जो बेबाक तरीके से अपनी बातचीत रख रहे थे और कह रहे थे कि लोकतंत्र में छत्तीसगढ़ के लिए स्पष्ट बहुमत की सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। एग्जिट पोल पर उन्होंने बात की, सरकार किसकी बन रही है उस पर उन्होंने खुलकर चर्चा की, और जो परिणाम आने वाले हैं 2 दिन बाद
उस पर भी उन्होंने अपनी गहरी सोच और अपनी गहरी बात रखी। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहें द रायपुर टाइम्स।